नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम मनपा के मुद्दे देख रहे हैं आप। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियतों से हमारे दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं जो जनप्रतिनिधि तो हैं ही, साथ में ही जो नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है उसके मुद्दों को एक तरीके से वो तय कर रहे हैं। दक्षिण नागपुर जो है वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और वहीं के विधायक मोहन मते हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर दक्षिण नागपुर में नागपुर महानगर पालिका चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे आखिर क्या हैं। भाऊ बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। हम लगभग जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के आखिर मुद्दे क्या हैं, क्योंकि 8 साल के बाद भी ये चुनाव हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना चुनाव का जिसको अपन ये बोलते क्या चुनाव का कौन से इस पे लेके जाने वाले हैं उस संदर्भ में अपना ये सब दिया हुआ है। एक्चुअली ऐसा है कि हर क्षेत्र की, हर विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग लोगों को लगता है कि अपने यहाँ ये होना चाहिए। शायद दक्षिण नागपुर में का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, मैं कहीं बाहर तो जा नहीं रहा, सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में यह मुझे काम करना है और यही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्षद है वो मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी से कैसे जीतेंगे इसकी चिंता मेरी कर रहा है। मैंने जो टिकटें भी दिया है, पार्टी ने जो टिकटें भी दिया है, टिकटें ऐसे लोगों को दिया कोई समृद्ध नहीं, सब सर्वसामान्य परिवार से आए हुए लड़के हैं, लेकिन जिन्होंने पार्टी के प्रति वफादार है, सालों साल पक्ष का काम किया है और ऐसे सब लोगों को उम्मीदवारी पार्टी ने देने के कारण हमारा फर्ज है कि हमारा कर्तव्य है उन सभी लोगों को चुनाव जितवाने के लिए हमारे से जो प्रयास होगा हम ईमानदारी से प्रयास पूरे करने वाले हैं। रही जो पार्टी ने जिस जगह जो इश्यूज दिया है, हमें यहाँ ये करना है, वहाँ ये करना है, वहाँ ये वो करना है, सब जगह के अलग अलग डिमांड है। अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजर जो विषय है, हमारे यहाँ सकरदरा तालाब है। सकरदरा तालाब एक प्राचीन तालाब है, एक भोसलेकालीन तालाब है, इसके पूर्व का तालाब है और इस तालाब को लोगों ने जब सतीश चतुर्वेदी यहाँ के एमएलए थे पूर्व नागपुर के, तो उसने उसमें बुझा के वहाँ पे घर बने। इस प्रकार आधी झोपड़पट्टी तालाब में ही बनी है और उस लोगों को अभी भारतीय जनता पार्टी ने सबको पट्टे भी दिए हैं। पट्टे देने के कारण अभी लोग वहीं रहने वाले, लेकिन अभी जो तालाब अस्तित्व में है, तो तालाब के बाजू में जो जगह थी जो बॉलीवुड सेंटर पॉइंट को दी थी, तो हमको लगा कि बॉलीवुड सेंटर पॉइंट को देने से, और कुछ लोग कांग्रेस भी उसमें थे जो पार्षद थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, तो हमने बोला कि ये पर्सनल कमाने से यहाँ अगर गौर गरीब लोगों का अच्छा भला होता है, यहाँ जो लेबर क्लास के लोग हैं, सर्वसाधारण लोग हैं, उनके लिए कुछ कर सकते थे। तो हमने वहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज इंडोर स्टेडियम जो बॉलीवुड सेंटर पॉइंट है वो उठा के अभी वो बन रहा है, उसका लोकार्पण अभी भविष्य में होने वाला है। उसका जिस प्रकार से आप देखोगे काम बड़े पैमाने में चालू है और ये चुनाव अपने आचार संहिता लगने के पहले दिन तो वहाँ का ऑनलाइन इसका ये हुआ है, भूमि पूजन हुआ है और आने वाले दिनों में वहाँ पे बड़े प्रमाण में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा वहाँ पे जिस प्रकार से गड्ढा हुआ और जिस प्रकार से वो बनने वाला है, तो दक्षिण नागपुर की जो बच्चे हैं जो आज बाहर जा रहे खेलने, कोई मानकापुर जा रहा, कोई किधर जा रहा, कोई किधर जा रहा, तो ऐसे बच्चे जो है उनको इंडोर गेम यही मिलेंगे, तो उनको वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी की व्यवस्था नहीं, सबके पिताजी के पास गाड़ा घोड़ा कार, ये मध्यम वर्गीय लोगों का मतदार संघ है जहाँ पे बाइक से 99% लोग या बाइक वाले हैं और इसके कारण माता है बहनें अपने बच्चे को वहाँ ले जाके उनको पढ़ाएगी, उनको सिखाएगी, सब स्पोर्ट्स में अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे दक्षिण नागपुर से, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो छत्रपति संभाजी महाराज का एक इश्यू है, उसका अभी काम भी चल रहा है। दूसरा विषय ऐसा है, उसी को लग के सकरदरा तालाब है, जो तालाब है वो तालाब में उसका डीपीआर बन गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की 60 फुट ऊंच भव्य दिव्य मूर्ति, जैसे कि अपन पिपरी चिंचवड़ में जिस प्रकार से चल रहा है, तो वैसा उसका पूरा डीपीआर तैयार है। उसका जो करना था एनआईटी ने वो सब किया है, उसका एस्टिमेट बनाया और वो शासन की तरफ भेजा है। आने वाले दिनों में
मुख्यमंत्री से मेरी बात क्लियर हो गया है। और उस तालाब के अंदर बीचों बीच महाराज का पुतला बनेगा और वो वहाँ पे जाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था होगी। वहाँ पे सब महाराज के लिए बाकी का जो एरिया है वहाँ महाराज के जो सवंगड़ी थे, महाराज के जो सरदार थे, जैसे तानाजी मालूसरे, जीवाना माला, ऐसे लोगों के सब ये बनने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगे वो जो एरिया है वो एक पिकनिक स्पॉट बनेगा। शुक्रवारी तालाब, इधर संभाजी महाराज के नाम से इंडोर गेम, बाजू में बगीचा, और बगीचे के बाद जिस प्रकार से हुआ है तो एक अच्छा उस पिकनिक स्पॉट वहाँ रेडी होगा। बाजू में छोटा ताजबाग है, छोटे ताजबाग का भी सौंदर्यकरण का विषय आने वाले दिन में आने वाला है। तो ये दक्षिण नागपुर के मध्य में जो विशेष व्यवस्था है हम करने वाले हैं। आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। आप सारा का सारा आपका नियोजन अभी ना बता दीजिए, हम आपको लेकिन ऑटो में घुमाएंगे और ऑटो में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम चलेंगे। तो चलिए। तो अभी हमने देखा कि कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवार ही थे वो आशीर्वाद देने जो आया। हाँ। उनकी मिसेस उम्मीदवार है। अच्छा। और यही प्रभाग से है। हाँ। रौनक चौधरी करके उनकी मिसेस खड़ी है ये प्रभाग से। तो हम नागपुर में देखते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कांग्रेस के जो विधायक हैं और शहराध्यक्ष हैं विकास ठाकरे, उनका भी इंटरव्यू किया। तो इंटरव्यू शुरू था, उसी बीच में एक भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए आ गए। तो नागपुर का जो राजनीतिक माहौल है वो राज्य के अन्य हिस्सों से हमें बहुत अलग दिखाई देता है। यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन ऐसा कट्टरता नहीं है कि राजनीतिक कट्टरता बहुत ज़्यादा हो। तो क्या लगता है शहर की राजनीति का माहौल किस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है आज के दिन में वो बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ कोई खुन्नस वाली राजनीति न कांग्रेस की है न बीजेपी की है। यहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय विकास ठाकरे वो अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं, हम हमारे लेवल पे काम कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार है, वो कांग्रेस के प्रति है। लेकिन जो जनता है वो जनता आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतने डिवोटेड है कि लोग सबको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 97 के बाद इस शहर का समूचा विकास करने का जो भरपूर प्रयास किया। और हमारे इसमें उस समय नितिन जी पालक मंत्री थे महाराष्ट्र के, और नागपुर के पालक मंत्री होने की वजह से उन्होंने समूचे विदर्भ में जिस प्रकार का विकास नितिन जी के माध्यम से हुआ, तब लोगों को लगने लगा कि विकास क्या होता है। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार इस कॉरपोरेशन में आई तो आप देखते हैं पहले कॉरपोरेशन की स्थिति ऐसी थी, महानगर की स्थिति ऐसी थी, एक खेड़े का रूप था। लेकिन आज खेड़े के बदलते एक शहर का रूप और अच्छा शहर। आज अपन अन्य शहरों में जब जाते और जब लोग नागपुर में आते तो बोलते हमारे शहर से अच्छा शहर है। तो इस प्रकार का एक देवेंद्र जी और नितिन जी के माध्यम से अभी डबल इंजन का सरकार है। और डबल इंजन और महानगर पालिका एक बार हो गए तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएंगी। और आने वाले समय में नागपुर के पूरे इश्यू जो इश्यू है ये 5 साल के अंदर 5 साल के भीतर निश्चित पूरे होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में हमारे खिलाफ जो हम कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में या नागपुर के 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, जो अन्य पार्टी के उम्मीदवार थे, वो सभी उम्मीदवार कहीं ना कहीं हमारे मित्र है। हमारी आपसी ये अच्छी है, कोई रंजिश नहीं, कोई मुझे उसमें चढ़ाउड़ की वृत्ति नहीं, सबको लेके चलना। जैसा हम बोलते ना सबका साथ सबका विकास, तो सब हमारे दोस्त हैं, हम सबके दोस्त हैं। आज वो रौनक भी आया, लेकिन वो भी छोटा कार्यकर्ता है, उसकी मिसेस लड़ी, लेकिन हमारे प्रति हमारे को किसी के प्रति कुछ भेदभाव नहीं। लेकिन अच्छे कार्यकर्ता इस महानगर पालिका में आए, जिसके वजह से महानगर डेवलप हो, ये हमारी इच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जितने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं तो सबसे रिलेशन है, सबसे अच्छी बातें हैं, सबसे कभी आते हैं, चर्चा होती है, उनका कुछ काम रहे आते हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। क्या वो कांग्रेस का करके हमने करना नहीं, कम काम करते उनके। आपका हम ऑटो में इंटरव्यू कर रहे हैं। एक तो पहले कि ऑटो से जुड़ी हुई किस तरीके से यादें हैं। ऑटो वाला कंसेप्ट हम इसलिए लाए क्योंकि नागपुर महानगर पालिका का चुनाव है और ऑटो कनेक्ट बहुत करता है आम लोगों से और गली मोहल्लों का चुनाव है।
तो आप ऑटो में बैठने का कभी इन दिनों मौका आता है क्या? और थोड़ा सा घबराहट हमारी ये भी थी कि आप ऑटो में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपका एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो पैदल से ऑटो पे आए, ऑटो अच्छा। से कार पे आए, हाँ। है ना। तो हमारा जो विषय रहा, बचपन में तो हमने कभी गाड़ी नहीं देखी, क्योंकि हमारे पिताजी क्लास 4 में थे, आम गाटे इलाहाबाद बैंक के मिलिट्री मैन थे, एक्सर्विस मैन। तो जेम तेम परिस्थिति थी, लेकिन आज पार्टी की वजह से गाड़ी मिली, पार्टी की वजह से स्कूटर मिली, पार्टी की वजह से कार मिली, तो सब पार्टी ने दी हुए। तो हमने पार्टी के प्रति हम वफादार हैं, पार्टी के प्रति रिलायबल है, इसलिए पार्टी को लगता है कि मोहनमती का होना चाहिए। अभी बात ऐसी है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहीं पे भी जाओगे, आखिर थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है, ये कास्ट का प्रॉब्लम है, धर्म का प्रॉब्लम है, रिलीजन का प्रॉब्लम है, लेकिन आप पूरे मतदार संघ में जब घूमोगे तो कोई मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, एक शेड्यूल कास्ट रहे या ओबीसी फैक्टर रहे, कोई मेरे से दूर नहीं, सब मेरे नज़दीक है। आखिर वोट देना नहीं देना उनका सवाल है, लेकिन मेरे बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता, इतना तो मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे कमाया हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सामान्य पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को, कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन एक दिक्कत ये भी हो गई कि सामान्य पृष्ठभूमि वाले जो कार्यकर्ता हैं वो अगर चुनावी मैदान में आते हैं, और आज मौजूदा समय में हम जिस तरीके से चुनावी समीकरण देखते हैं या खर्चीला चुनाव देखते हैं, उसमें पार्टी को भी एक तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों को दिक्कत होती हुई आपको दिखाई नहीं देती कि वो कैसे महंगा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। और एक सवाल आपसे ऐसा भी है कि ये भी कहा जा रहा है कि पूरे नागपुर शहर में विधायकों का जो हस्तक्षेप रहा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चयनित करने में, उसमें अगर किसी की चली है तो सबसे ज़्यादा मोहन मते की चली है। मोहन मते के पसंद के उम्मीदवार जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में दिए गए हैं। नहीं, देखो कैसा है, मैं कोई इंसान में इन्वॉल्व नहीं होता। जो कार्यकर्ता सच्चा है, ईमानदार है, पार्टी के प्रति रिलायबल है, पार्टी के प्रति वफादार है, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिले, ये मेरी भावना रहती है। हम लोग जिस दिन ये सोच के टिकट देंगे कि इसके पास पैसा बहुत है, तो उस दिन हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। आज हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ता को हम जिस प्रकार से बढ़ाते हैं, उसका मॉरल बढ़ाते हैं, और पार्टी चुनाव में जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट के प्रति हमारे यहाँ खूब बहुत सारा खर्चा तो नहीं होता, एक कम से कम खर्चा हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन उतने जितने भी उनके कार्यकर्ता खर्चे करते, उतना हम भी उनको कुछ हाथभार लगाते, कुछ नितिन जी हाथभार लगाते, कुछ फडणवीस हाथभार, कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर होने के कारण, तो कुछ पालक मंत्री हाथभार लगाते। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना, इसकी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं को खूब घर से लगाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बहुत कम आगे एक अधिकारी करता है जिसके अड़चन ही है, जिसके पास पैसे नहीं, वो कहाँ से लगेगा। तो ऐसे कार्यकर्ता के प्रति भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेके खड़ी होती है। लेकिन एक पहचान आपकी ये भी है कि आप जनप्रतिनिधि तो हैं, दक्षिण नागपुर के विधायक भी हैं, 2 बार से तो हैं, पहले भी रहे हैं। एक ये भी है कि बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं आप, और धार्मिक आयोजन जो है वो बड़े करते हैं। अभी हम तिरंगा चौक से आए, उसके बाद में सक्करदरा चौक से हम गुजरे अभी, तो बड़े कार्यक्रम आप इन्हीं जगहों पर करते हैं। तो ये धार्मिक कनेक्ट, धार्मिक जुड़ाव आपका किस तरीके से, हम देखते हैं कि बड़े साधु संतों से आपकी घनिष्ठता है, आप आशीर्वाद लेने जाते हैं, और बड़ा एक तरीके से आपका जो नेचर है वो बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। ये कहाँ से आया और ये क्यों है? मतलब मतलब एक तरीके से ऐसे आयोजन करना राजनीतिक तौर से मजबूरी है ताकि लोग साथ में रहें, या आपकी प्रवृत्ति ही थोड़ी सी धार्मिक है? नहीं, ऐसा है कि ये प्रवृत्ति का विषय नहीं, मैं धार्मिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, लेकिन रोज पूजा पाठ है मेरा विषय नहीं। अच्छा। लेकिन मैं भगवान को उतना ही मानता जितनी मेरे माता पिता के प्रति मेरी श्रद्धा, उतनी मेरी भगवान के प्रति भी श्रद्धा है। और मैं हर साल कहीं न कहीं भागवत करते रहता, मैं मेरा परिवार, कभी नैमिषारण्य हो, कभी सुक्ताल हो, कभी वृंदावन हो, अभी मेरा पुष्कर में है, उसके बाद द्वारका में है। तो मेरी फैमिली तो करते रहती, लेकिन ऐसे बड़े आयोजन जैसे आज पंडित प्रदीप मिश्रा को जब हमने यहाँ पे लाए, तो उस समय यहाँ के लोगों को लगा, क्योंकि
उस समय उनका बहुत जोरदार उनके बारे में चर्चा थी कि एक लोटा जल और सारे समस्या का हल। तो यहाँ की माता बहनें कॉन्स्टिट्यूंसी के बोले भाऊ एक काम करो, एक बार प्रदीप मिश्रा को लेके आओ, एक बार। मैं बोला लाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आया, हम गए, उनसे पूछा कि हमको इस प्रकार से कार्यक्रम करना है, तो बोले हमारे पास समय नहीं, आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन ऊपर वाले ने चाहा, उसी समय मणिपुर में राइट्स हो गए असम में, और उस समय मणिपुर का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो वो खुद चल के हमारे पास आए कि हमारा ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, लेकिन 1 महीने में आपको पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मेरे जो मित्र गए थे तो उनसे मिलने, तो आए भैया ऐसा ऐसा है, वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मतलब क्या करना है, बोले ऐसा है। मतलब ओके बोल दो। ओके बोले, हमने जो कुछ उनको देना था वो सब दे दे 15 दिन में, और पूरा नागपुर हम प्रचार प्रसार कम किया, लेकिन जिस प्रकार से हमने उनका कार्यक्रम लिया आज, यानी दिगोरी के आगे इस प्रकार का भव्य दिव्य कार्यक्रम इसके पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि हमें कुछ सिटी के बाहर लेके जाके वो प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम करना पड़ा। उसी प्रकार बागेश्वर धाम जी का हमारा सेशन चल रहा था, उस समय वो कार्यक्रम आया, तो सेशन खत्म होने का तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट कर रहा था वो किया, वो तो इतने खुश हो गए बागेश्वर धाम जी के गुरुजी, क्या बहुत उनका आशीर्वाद। अरे संतों का आशीर्वाद से हम बड़े भी होते हैं, हमारा अच्छा भी चलता है। जो हमारे को कोई करप्शन, या इनका जो आशीर्वाद होता ना, तुम्हारे करप्शन इससे बहुत दूर रहता है। तो अरे मैं और मेरी मिसेस हम दोनों है घर में, पाप का पैसा लाना नहीं, पाप का पैसा खाना नहीं। तो पाप का पैसा लाना ही नहीं तो पाप का होगा। इसलिए जितना समाज के प्रति अपना दायित्व बनता है उतना करने का प्रयास करता हूँ। जिस प्रकार आपने बोला तिरंगा चौक में हम शिव जयंती करते बड़ी, ये सकरारा तालाब के वहाँ पे शिव जयंती करते थे, छोटा राजबाग के पास हम शिव जयंती करते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इस महाराष्ट्र के ही नहीं, इस देश के आराध्य दैवत थे, और हम जो है आज उन्हीं के कारण जीवंत है। तो उनके प्रति हमारी भावना, हमारी श्रद्धा जिस प्रकार की है, हम उनको अपना भगवान ही मानते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय जो किया, उस समय भी हमारे माता बहनों पर अनन्य अत्याचार होते थे, लेकिन महाराज ऐसे ही निकले, उनके माँ ने उन पर जो संस्कार डाले, और संस्कार की वजह से छत्रपति शिवराय ने हिंदवी स्वराज्य स्थापना करने के बाद पूरा दिल्ली तक उनका तख्त था, है ना, सत्ता थी। आज वो कम उम्र में उनका देहांत भी हो गया, लेकिन उसके वसा छत्रपति संभाजी महाराज ने चलाया। और छत्रपति संभाजी महाराज का भी एक शो बहुत बड़ा जो 9 दिन चला था, और जिसमें रोज 30,000 लोग 40,000 लोग आते थे, वो शो भी मैंने ऋषि बाग में लिया। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति जो मेरे से अच्छा होगा वो ईमानदारी से मैं करने का प्रयास करूँगा। फिर उसमें मेरे लिए कोई पैसा मायना नहीं रखता, कुछ मायना रखता। मेरे से प्यार करने वाले बहुत लोग हैं। नहीं, पर ऐसे आयोजन होंगे तो ऐसे आयोजन बड़े खर्चीले भी होते होंगे, तो लोगों के मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि आखिर मते इतना पैसा लाते कहाँ से, कैसे अरेंजमेंट होती है? मेरे पास एक तो पैसा ही नहीं रहता। हाँ। मैं कहीं नाश्ता करने जाऊँ भी तो मेरे जेब में 2 रुपये नहीं रहते। मैं कहीं गया अभी तो मेरे पास कोई विषय नहीं, लेकिन मेरे पास जो लोग कमाए ना, जो प्यार कमाया, जो लोग कमाए, मैं कोई भी आयोजन करूँ तो लोग बड़े पैमाने में उसका सब कर लेते। मेरे को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, किसी का काम हुआ पैसे लिए धंधा नहीं मेरा, इसलिए लोग मेरे प्रति जो विश्वास है लोगों का, उस आधार पर मैं सब कर लेता। क्या लगता है आपको कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए नागपुर महानगर पालिका से रिलेट करते हुए कौन कौन से मुद्दे जो है, स्वच्छता है, पानी है, एक मुझे लगता है कि दक्षिण नागपुर का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो एक तो ओपन प्लॉट जो है उसके आरएल का एक बड़ा सब्जेक्ट है, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप लोग लेके जा रहे हैं और ये वादा किया जा रहा है कि आप लोग इनका जो है वो निराकरण करें? मुझे ऐसा लगता है ये अनधिकृत प्लाट जो है ये इसका पाप एनआईटी ने किया। एक्चुअली ये दायित्व एनआईटी का था कि उन्होंने जमीन एक्वायर्ड करना, उनको लेआउट डालना, और लेआउट डाल के वो प्लॉट डेवलप करके जनता को बेचना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कुछ नहीं किया, इसलिए छोटे छोटे डेवलपर तैयार हुए, छोटी छोटी सोसाइटियाँ तैयार हुई। उन्होंने जहाँ नहीं वहाँ प्लॉट डाले, लोगों ने प्लॉट खरीदे, प्लॉट खरीदने के बाद अपने घर बनाए, लेकिन एनआईटी का कोई ध्यान नहीं। और इसके कारण जो लेआउट डालने के बाद लोगों ने घर बनाने के बाद हम गरीबों के घर तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए माननीय नीतीश जी ने उस समय निर्णय लिया
कि जो अनधिकृत लेआउट्स है इनके यहाँ पे रास्ते और पानी इनकी व्यवस्था हम कर देंगे। लेकिन उस समय 95 के बाद हमारी सरकार गिर गई, और मैं 99 में एमएलए बना। यहाँ के जो रंजीत देशमुख है वो अनधिकृत लेआउट के अध्यक्ष बन गए और उन्होंने बताया कोई अनधिकृत लेआउट में काम होगा नहीं, सब काम रोक देंगे। और रोकने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे 5 साल फिर ऐसे ही चले, लोगों को काम नहीं कर पाए और इतने घर को तोड़ना ये भी हो नहीं सकता था। तो फिर उनको मंजूर करना, तो माननीय देवेंद्र जी ने उसका दायित्व लिया और रेगुलराइज करे। नितिन जी ने कुछ रेगुलराइजेशन किया, देवेंद्र जी ने किया। आज सब प्लॉट डायरेक्ट रेगुलराइज हो गए। रेगुलराइज कौन नहीं हुए? जहाँ पे पार्क का आरक्षण है, जहाँ क्रीडांगन का आरक्षण है, जहाँ बगीचे का आरक्षण है, तो ऐसे जगह पे सिर्फ वो अभी तक होने का है। लेकिन आने वाले दिन में ये महीने भर के बाद, चुनाव के बाद, वो भी सब डेवलप हुआ। इसका कारण है जिन गरीबों ने प्लॉट लिया और घर बनाया उनको तो हम उद्ध्वस्त नहीं कर सकते, क्योंकि अपने लाइफ की पूरी कमाई उसने वो घर में डाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिलसिले में जो दोष था वो एनआईटी का था। एनआईटी अगर उस समय चाहती थी तो नागपुर ऐसा आड़ा टेढ़ा फैलता नहीं था। आज कहाँ का रास्ता कहाँ निकलता, कहाँ का लेआउट कहाँ डाल दिया, सब आड़ी टेढ़ी लेआउट डाले। और इसका पाप ये एनआईटी का उस समय से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अधिकारी भी है उन्होंने हमारे यहाँ तो ऐसी अवस्था है कि जो रिंग रोड के आप उधर गए तो आपको सब अनधिकृत लेआउट्स मिलेंगे, और जो उन्होंने जिस लेआउट वाले लेआउट डाला उसने कहीं क्रीडांगन डाला, कहीं आरक्षण डाला, कहीं ओपन स्पेस डाला। फिर एनआईटी के अधिकारी, कुछ राजनेता और लेआउट वाला इन्होंने मिल के आज ऐसी अवस्था है कि अब कई ज़मीनें नहीं, इस प्रकार की अवस्था है। छोटे बच्चे कहीं खेल नहीं सकते, बूढ़े जो ज्येष्ठ व्यक्ति है उनके लिए हम कुछ दे नहीं सकते। जहाँ जगह कैसे मिलेगी वही सोचते रहते। तो जहाँ जगह मिली वहाँ अच्छे काम कैसे करेंगे, वो उसमें हम लगे रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार का समूचा विकास इस 10 साल में हुआ और आने वाले 4 साल और हमारे हैं, तो तब तक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई समस्या रह गया ऐसा मुझे लगता ही नहीं। क्योंकि ड्रेनेज के बारे में आज अपन ने देखा, सड़क के बीच में से रास्ता खोद रहे, क्योंकि वो बड़ी ड्रेनेज और उनके लाइन जो जोड़ रहे ना। मेरे यहाँ मैंने दोनों जोन में एक 200 करोड़ की ड्रेनेज का व्यवस्था कर ली है। बड़े प्रमाण में सीमेंट रोड बन गए, बड़े प्रमाण में पानी की टाकियाँ बन गई। मेरे यहाँ डबल डेकर टाकी जो है वो एशिया खंड में पहली बार डबल डेकर टाकी के बनी, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बीज पानी ये सब देना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये सब करते समय मुझे पूर्ण विश्वास है कि नागपुर की कोई भी समस्या, साबुत नागपुर की कोई समस्या मैं छोड़ूंगा नहीं। जो मेरे से करना संभव है ईमानदारी से करूंगा। और आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगले 4 साल के बाद कई लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये यहाँ पे कचरा है, यहाँ पे है। आज ऐसी स्थिति है, नागपुर महानगर पालिका में भर्ती बंद है, नए लोगों की भर्ती बंद है। उसके बाद जो लोग रिटायर्ड हो गए, कुछ लोग तो कोरोना के समय से कई लोगों की डेथ हो गई, कर्मचारी नहीं है, इस प्रकार की अवस्था। और दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो अधिकारी है उनको, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको टाइट करना जरूरी है। तो मैं 2 बार पुराने चेयरमैन से भी मिला था, कमिश्नर से, लेकिन इस बार एक कमिश्नर, ईमानदार कमिश्नर है चौधरी साहब, इनसे एक बार बात करके और यहाँ पे क्या क्या इनपुट है, क्या कहाँ से कार्यक्रम हो रहे हैं, वैसा उनके साथ बैठ के कौन करप्शन कर रहा है, कैसे करप्शन कर रहा है, वो सब बैठ के पूरा ये विषय मैं पूरा करने वाला हूँ। एक आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे भाऊ। अब हम चाय पियेंगे और चाय पीते पीते आपसे बातचीत करेंगे। तो कॉफ़ी कौन सी पीते हैं आप? ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं? ऐसा कुछ नहीं, जो मिली वो पी लेता। नहीं, पर डॉक्टर ने कुछ अभी आपको परहेज रखने के लिए भी बहुत कुछ कहा है। परहेज रखने के लिए कहा है, लेकिन मैं अगर आपके घर पे आऊँ और आपके परिवार ने कोई कॉफ़ी बना ली, चाय बना लिया, तो मैं तो ये नहीं कर सकता आपको नाराज, तो थोड़ी ले पी ले उसके समाधान के लिए, और क्या। पर खाने पीने में भी नियंत्रण किया है आपने? हाँ, खाने पीने में नियंत्रण किया।
मैं अभी थोड़ा ना सुबह थोड़ा ड्राई फ्रूट खा लेता, फिर दिन में खाया भी नहीं चलता मेरे को, फिर शाम दिन को। भर खाना नहीं खाते हैं। हाँ एक वो फास्टिंग वाला भी आजकल बड़ा चल रहा है कि आप नहीं, मैं वो 18 घंटे की फास्टिंग करें, 20 घंटे की फास्टिंग मैं करें। वो मैं मेरे से वो नहीं होता, हम्म, लेकिन जितना मैं कर सकता हम्म, उतना करता। आखिर अपन सोशल हो, आज कहाँ रहेंगे, कल कहाँ रहेंगे, परसों कहाँ रहेंगे, दिन में कहाँ रहेंगे, रात में कहाँ रहेंगे, भरोसा नहीं रहता। हम्म, तो अब जितना होता उतना करना। अभी घर में है तो अपन करेंगे, और घर के बाहर है तो अपन थोड़ी चव नहीं करेंगे। लोग बोलेगा ये चव नहीं करते हैं। और खाने में भी ऐसा नहीं है यही खाना है वही खाना है, जो दाल रोटी मिली वो खा ले, समझ आनी है। अच्छा, एक बड़ा बढ़िया शब्द आपने बोल दिया, चवने। चवने शब्द का मतलब बता दिया, मेरे को बड़ा मजा आता है। कोई अगर नागपुरी शब्द या वैदर्भी शब्द बोलता है कोई नेता, मुझे लगता है कि लोगों को भी सुनने में बड़ा मजा आता है। तो चवने का अगर आप मतलब नहीं, बता दें कि क्या होता है। हमारे माता जी जैसे हाँ हमारे नापसंद की कभी सब्जी उसने बना ली हाँ तो बोलते खा चौना नो करो, हाँ तो इस प्रकार के वो लैंग्वेज है। हाँ। चलिए हम चाय पियेंगे और बातचीत करेंगे। तो अब एनआईटी का जिक्र अभी कर रहे थे। बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि हैं नागपुर के, मुझे लगता है कि पिछली बार सीएम साहब ने ये कोशिश भी की कि एनआईटी और एनएमसी को मर्ज कर दिया जाए। इस कार्यकाल में सीएम साहब से उसमें बहुत ज़्यादा हलचल होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। आपका क्या मत है? आपको क्या लगता है कि दोनों मर्ज हो जानी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए लोकल बॉडी, उससे काम अच्छे होंगे, या दोनों को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे सीएम साहब की पूरी इच्छा थी कि एनआईटी को एनएमसी में मर्ज करना। इसलिए जब वो सीएम थे तो उन्होंने वैसा निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद बीच में 2.5 साल जो महाविकास आघाड़ी के आए और यहाँ पे जो नितिन राउत है उन्होंने सीएम पे प्रेशर ला के फिर उसको पुनर्जीवित किया एनआईटी को। एक्चुअली ऐसा है कि एनआईटी और एनएमसी महाराष्ट्र के एक ही शहर है, या दो अलग अलग स्वायत्त संस्था है। इंदौर तो था, दूसरा नागपुर था, लेकिन आज एक नागपुरी है कि जहाँ पे दो अलग स्वायत्त संस्था है। अभी जो फंड है वहाँ पे ट्रस्टी जो बनते हैं, एक ट्रस्टी बीजेपी का बनेगा, सत्ता पार्टी के ट्रस्टी बनते हैं, एक महानगर पालिका 3-4 ट्रस्टी होते हैं। वो वहाँ पे क्या चल रहा क्या नहीं किसको पता नहीं। यहाँ तो कारपोरेशन तो ऐसी चीज़ है, या सुई भी गिरी तो भी आवाज़ आता है, वहाँ कोई आवाज़ ही नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है एनआईटी बर्खास्त करके या तो मर्ज करके कारपोरेशन में एक ही स्वायत्त संस्था होना चाहिए, जिसके कारण समूचा डेवलपमेंट नागपुर से ईमानदारी से होगा। आज इधर उधर अभी हमको मालूम नहीं था, जैसे आज यहाँ पे कार्यक्रम है, माननीय नितिन जी की इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में ये पोहात अधिकार करके कार्यक्रम यहाँ पे है। और वो कार्यक्रम में जो गार्डन था, वो गार्डन के बाजू में पार्किंग में हमने वो कार्यक्रम लिया। तो हम वहाँ जब गए तो मुरली चौहान करके हमारा एक मित्र है, उसने एनआईटी की तरफ से ऑक्शन वो टेंडर में वो लिया था। उसने वो एक जने को किराए से दिया जीवे करके। अभी उसको हम जब बोला इवेंट वाले ने तो भाई हमको ऐसा ऐसा, तो बोले 80,000 रुपये किराया। बोला हाँ का, फिर बोले 60,000 रुपये। तो मेरे को जैसा पता चला कि एनआईटी से हैंडर हो एनएमसी क्या, मैंने एनएमसी के अधिकारियों को बोला, तो वो 4 पगार करके अधिकारी है जो जिसके गार्डन उद्यान है, उसी को मालूम नहीं किसको दे क्या दे कुछ नहीं है ना। इस प्रकार के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, पहले उनको जूते मारना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी कोई महानगर पालिका की प्रॉपर्टी किसी के मालिकी की नहीं, वो जनता की प्रॉपर्टी है। एनआईटी की प्रॉपर्टी हो, महानगर पालिका, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रकार से व्यवहार करके तुमने परस्पर दे देना, लोगों को मालूम नहीं कि वो यानी महानगर पालिका में उसका ये हो गया करके। तो इस प्रकार के जब भी आपको जो मैंने बताया कि यहाँ जो धंधे चल रहे हैं ना, ये कारपोरेशन के अधिकारी, एनआईटी के अधिकारी के, एक तो चेयरमैन के साथ बैठ के और ये कमिश्नर के साथ बैठ के कि तुम्हारे आंखों के पीछे तुम्हारे क्या 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 धंधे शहर में हो रहे, एक बार उनको भी बताना चाहिए। जब उनको बताएंगे तो कम से कम उनके कारपोरेशन के जो लोग हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस प्रकार से छोटे छोटे हट्टेले वगैरह लगे हैं, बेचारे अपना लाना अपना कमाना, उनसे पैसे ले जाते हैं। मैंने उस दिन यहाँ के अधिकारी पूछा,
या कितने में ऐसे हैं जो अनधिकृत लोगों ने डाले हैं। क्योंकि मेरा विचार है कि उन लोगों के लिए एक छोटे टेंट जैसा बना के उनको स्टेबल करना वहीं पे, और वो क्या क्या कितने कितने पैसे लेता बताऊंगा तो आपके होश छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से गरीबों को लूटने का धंधा अगर ये अधिकारी करते होंगे, कर्मचारी करते होंगे, तो ये उचित नहीं। और आने वाले समय में इसको पूरा टारगेट करके पूरा विषय, जैसा आपको मालूम है रेशमबाग ग्राउंड में जो टपरी लगी रहती थी, अभी भी लगी रहती हैं। अभी भी लगी है। पहले तो ऐसा था, वैसे ये लोग ये फुटपाथ के अलावा रेशमबाग ग्राउंड में 50-50, 100-100 खुर्चियाँ लगा के ये करते थे। वहाँ पे कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते रात को, जो पुलिस ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, इसके लिए। तो एक बार एक रवि टोंग करके बच्चा था, एक पुलिस था जो बच्चों को ट्रेनिंग देता था। उसने एक जन को टुका पे तुम्हारी चेयर तो अंदर रखो। तो कुछ लोग बाहर से आए जिसके वो हट्टे थे पूरे, उसके ऊपर चाकू खोले और उसके पीछे इतना दौड़े, जीव जान बचा कर वो भागा, सीधा मेरे घर पे आया। और फिर मैंने सीपी से बात करके और चेयरमैन से बात करके तुरंत उसका टेंडर निकाला और कंपाउंड वाल किया। क्योंकि रात के समय रेशमबाग ग्राउंड पर जिस प्रकार अनुचित प्रकार होते थे, तो उसको पाबंदी लाने के लिए कम से कम वो कंपाउंड वाल होने के कारण रात को कोई वहाँ जाता नहीं। इनके जो है ये बाहर लगा नहीं सकते। और आने वाले दिनों में तो उनको कैसा सेटल करना, तो वो भी हमारे दिमाग में विचार है। लेकिन इनके कारण ये जो अधिकारी उनसे पैसे लेकर जो धंधा करे ना, ये कहीं ना कहीं बंधन कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये जो समस्या अतिक्रमण की आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि ये दो तरह की समस्या होगी। एक तो बेरोजगारी की वजह से होगा, या कि एडमिनिस्ट्रेशन इस समस्या पे जो है संजीदगी से विचार नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये बीते 3-4 साल में जब तक प्रशासक का राज रहा, उन दिनों में ये समस्या ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि हाउस की व्यवस्था नहीं है, नगर सेवक अपने प्रश्न नहीं उठा पा रहे हैं। अब क्या होता है कि अगर हाउस एक्टिव रहे तो वहाँ पर आप अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, वो बाध्य होंगे। इस तरीके की व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ी है। भाई साल इसमें अनेक सवाल है, अनेक उत्तर है। एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ प्रशासक है, ये परंपरा के प्रशासक है, तब से थोड़ी है, पहले से। पहले लोग अंदर अपने ठेले लगाते थे, कुछ लोग बोलते नहीं थे। और जो ठेले लगाने वाला है ये कोई उच्च शिक्षित तो नहीं है, ये बेचारे 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी, यहाँ जिनको रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोग ये लगाते। अनेक परिवार इससे पति का देहांत होने के बाद पत्नी को कोई व्यवसाय नहीं, काम में, वो बेचारी ठेला लगा रही। इस प्रकार के सब लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनसे पैसे लेना, अरे उनको तुम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो, कम से कम उनसे तो पैसे मत लो। जिस प्रकार से हमारे जोन वाले में, मैं इसका विरोध नहीं करता। एक तो ये अतिक्रमण होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अतिक्रमण कर भी रहे तो व्यवस्थित करो, यहाँ लोगों को तकलीफ ना हो। तो इस प्रकार से उनका व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात, ये अधिकारियों के होश ठिकाने पर अभी इसलिए लाना है कि वो गरीब से जिस प्रकार से पैसे लेते, वो कमाएगा खान क्या करेगा, यानी जितने कमाता अगर उतने इनको देना पड़ता होगा तो काय को इसका व्यवसाय करेगा। तो आपकी सत्ता आने के बाद में आप लोग मनपा में अधिकारियों पर नियंत्रण रखेंगे? मैं तो मेरे मतदार संघ में मैं तो ऐसे जो अधिकारी है उनके तो वाडे लगाने वाला हूँ। अच्छा, एक ये भी है कि अभी आप जो है आपके जो उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले ही सीएम साहब की सभा हुई, उसमें एक बड़ी बात कही उन्होंने। उसे हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उन्होंने आश्वस्त कर दिया, लेकिन आश्वासन ये दिया है और आपके नाम का उल्लेख करते हुए ये आश्वासन दिया है कि मेट्रो का तीसरा फेज जो है वो दक्षिण नागपुर में आएगा। तो इसके लिए आप लोग प्रयासरत हैं, और क्या ऐसी प्लानिंग वाकई में गडकरी साहब और सीएम साहब की है क्या? एक्चुअली ऐसा है कि मैं जैसे एमएलए बना, आप देखोगे तो आपको पाँचों कॉन्स्टिट्यूंसी में मेट्रो दिखेंगी, साउथ नागपुर में नहीं दिखेंगी। क्योंकि 2014 में जब ये विषय हुआ तो हमारे मेरे पूर्व जो विधायक थे तो उन्होंने विषय किया नहीं किया ये कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी वंचित रही। तो मैं सातत्य से सीएम को भी बोल रहा, नितिन जी को भी बोल रहा कि भाई हमारे यहाँ मेट्रो की क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ मेट्रो एक तो दिगोरी, एक तो उड़केश्वर, और एक परडी से आने वाला जो है जो छत्रपति चौक जाता, तो ऐसा एक रूट बन जाए तो हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के
सब लोगों को वहाँ से मेट्रो की ये मिल जाती। लेकिन पहले फेस में और दूसरे फेस में कुछ हुआ नहीं, लेकिन फडणवीस साहब ने बोले तीसरा फेस होगा तो सिर्फ दक्षिण नागपुर के लिए होगा और दक्षिण नागपुर का करेंगे। एक और आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा विषय है, मुझे लगता है कि जब भी बारिश होती है और भारी बारिश होती है तो नागपुर में जितने भी चैनल वाले हैं सबकी नज़र जो है वो आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाती है। और नए जो इलाके हैं आपके इधर के, एक तो ये है कि नाले जो हैं वो बहुत यहाँ से बहते हैं और बाहर की तरफ जाते हैं, और हुड़केश्वर और नरसाला वाला जो पूरा का पूरा इलाका है और परिसर है वो नए सिरे से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जुड़ा है, और वहाँ की अपनी तरह की जो है वो दिक्कतें हैं। तो किस तरीके की वहाँ दिक्कतें हैं, और ख़ासतौर से फ्लड वाले जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए आप लोगों का क्या कुछ नियोजन है, या आपका क्या नियोजन है? मुझे ऐसा लगता है कि ये नौबत एक ही बार आई थी। पिछले साल जो गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा के पहले दिन जिस प्रकार से बारिश आई, हमें ऐसी बारिश तो मैंने मेरे लाइफ में भी नहीं देखी थी। इस प्रकार की बारिश है और हमारे रास्ते बने थे, सीमेंट रोड बने थे। सीमेंट रोड के लोगों को लगा सीमेंट रोड के कारण न करें। मुझे ऐसा लगता है कि रोड जब हम रोड बनाते तो हम बाजू में ड्रेनेज बनाते, और ड्रेनेज की लाइन छोटी थी, जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाएगा वैसे ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जो नालियाँ थी, जो ड्रेनेज थे, उसको तोड़ के फोड़ के कुछ जगह नए ड्रेनेज बनाए। इस वक्त उसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। पिछले वक्त जो हुआ, सीमेंट रोड का काम कर रहा था बेसा रोड पे, तो उसके कारण इंजीनियर के गलती के कारण कुछ जगह पे वहाँ पानी घुसा। माड़गी नगर में कुछ जगह ऐसा हुआ। और ये जो नाला है, जो यहाँ से जो नाला बेसा की तरफ जाता, वो नाला इतना अरुंद है, उसको बड़ा करना चाहे, क्योंकि उस नाले में एक तो बुझा हुआ है, पानी और जाता नहीं, उसके कारण वो विषय हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बारिश भी आने के बाद इतना कोई, अभी इस साल जो बारिश आई, इस साल कहीं ऐसी घटनाएं नहीं घटी। तो पिछले वक्त अंबाझरी का जो विषय हुआ था, जिस प्रकार से दक्षिण पश्चिम में और पश्चिम में कुछ जगह के कार्य अपन देख के बहते हुए दिख रही थी अपने को, तो ऐसा बारिश नागपुर में, दक्षिण नागपुर में नहीं था। आने वाले दिनों में इसके भी ऊपर हम काम करने वाले कि बारिश में पानी घर में न घुसे। जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके घर में जब बारिश पानी घुसता है, और जो उनका फ्रिज है, कलर टीवी है, ये जब खराब होता है तो उनका दर्द उनको समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उनके प्रति क्या अपन अच्छा कर सकते हैं, वो भी करने का अपना प्रयास रहेगा। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, आप पी नहीं रहे, बातचीत मैं आपको पीने का मौका नहीं दे रहा हूँ, मैं सवाल पूछ दे रहा हूँ ताकि आप पी पाए। एक सवाल ऐसा है, थोड़ा सा हल्के फुल्के अंदाज में ये सवाल है। आप दक्षिण नागपुर के विधायक, पड़ोस में ही कॉन्स्टिट्यूंसी पूर्व नागपुर की, तो वहाँ के जो विधायक हैं, कैसे उनसे आपके एक तरीके से हम कहेंगे कि राजनीतिक रिश्ते हैं, संबंध है? ये खबरें दबे पाँव बड़ी चलती है कि दोनों के बीच में बड़ा टकराव है। अभी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष पद को लेकर भी बड़ी खींचतान रही है, ऐसी कोई बातें हैं क्या? नहीं, देखो, ये लोग कुछ भी बोले, हमारे पास ऐसी कोई खींचतान नहीं है। उनका फर्ज था, नहीं उनको उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका अध्यक्ष होना था। मेरे को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का अध्यक्ष चाहिए था, पर निर्णय तो पार्टी को लेना था, निर्णय तो शहर अध्यक्ष को लेना था। हमने हमारा नाम बताया, उन्होंने उनका नाम बताया, उन्होंने निर्णय लिया। निर्णय लेने के बाद विषय खत्म हो गया। तो कोई खींचतान का वाला तो विषय नहीं। तो ये ऐसा हो गया कि कृष्णा ने मोहन पे मात दे दी एक तरीके से मोर्चे के अध्यक्ष पद को लेकर। कृष्णा भाव अनुभव से, उम्र से भी मेरे से बड़े हैं, तो उनका अनादर मैं कभी करूँगा नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। एक सवाल आपसे ये भी है कि जो लोग आपको जानते हैं और जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा करीब हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत व्यक्तिगत सवाल हो, आप चाहें तो इसका जवाब दे दें, चाहे ना दें। आपके साथ में आप युवा कार्यकर्ताओं को जो है वो बहुत जोड़ के रखते हैं, और हम देखते हैं कि युवा जो है आपके पास में जो है वो बहुत लोग रहते हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि युवा कार्यकर्ताओं को आप खुद तैयार करते हैं और उनको एक तरीके से राजनीतिक तौर पर मौके देते हैं, और कई लोगों को आपने मौका दिया और बहुत बेहतर वो कर भी रहे हैं।
ना केवल कर रहे हैं बल्कि नगर सेवक के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फंड भी लेकर आ रहे हैं। एक ये भी कहा जाता है कि युवाओं से आपका बड़ा लगाव है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि आपको कोई पुत्र नहीं है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले से, आज से नहीं, मैं पहले से, मेरे पिताजी भी मेरे से थे। उनके जो मेरे मित्र, मेरे जो दोस्त थे वो उनके मित्र थे, उनके फ्रेंड थे, है ना। अच्छा। उनसे भी वो फ्रेंडशिप जैसा बढ़ता करते। मेरा भी वही स्वभाव है। जो छोटे बच्चे हैं या अभी तो बच्चे नहीं रहे, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के, अब बच्चे के प्रति मेरे को प्रेम है। प्रेम है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे डेवलप कैसे हो, अच्छे कैसे हो। अभी जिस प्रकार से आप देखते हो कि ये तिरंगा चौक पर शिव जयंती होती है और जो जिस प्रकार से कार्यकर्ता बड़े प्रमाण में वहाँ बच्चे होते हैं, तरुण तरुणी। हम शिव जयंती क्यों करते हैं? हम शिव जयंती इसलिए करते हैं कि शिवाजी महाराज का आदर्श, शिवाजी महाराज का कर्तृत्व ये बच्चों को दिखना चाहिए करके वो कार्यक्रम हम करते हैं। आज इस प्रकार की स्थिति है, हम बांग्लादेश जाओ, पाकिस्तान में देखो जिस प्रकार से अवस्था है, और यहाँ का भी समुदाय जिस प्रकार से अपने अपने के धर्मों के प्रति जो जो स्टेटमेंट देता है, खाता यहाँ का गुण गाता वहाँ का, तो ऐसे लोग अपने को चलना ही नहीं कभी जीवन में। जिस देश का खाते हैं उस देश का गुण तो गाने चाहिए। जिस मातृभूमि की हम पूजा करते तो तुम बोलो मैं मातृभूमि को पूजूंगा नहीं, वंदे मातरम बोलूँगा नहीं, तो ऐसे लोग हमारे को चलना ही नहीं। तो कल चल के कुछ होता है तो कोई ओल्ड एज वाले लोग तो आने वाले नहीं, तो ये सब भारत के युवाओं पे आएगा, युवा ही देश का रक्षण करेंगे। इसलिए युवाओं के प्रति मैं ईमानदारी से बता रहा, मेरा कोई पुत्र नहीं, मेरे को कोई पुत्र मोह नहीं, मेरे को इतना है कि बच्चे तैयार हो और अपने धर्म का रक्षण करें, इसीलिए मैं बच्चों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। अब हम बातचीत को ख़त्म करें, बड़ा मज़ा आया आपसे और मुझे लगता है कि ऐसे सवाल भी रहे जिसका आपने बेबाकी से जवाब दिया। एक सवाल ऐसा है कि आपको लोग भाऊ के नाम से जानते हैं, तो ये भाऊ का नाम आपके साथ में कब से चलन में आया? और भाऊ ये दबंगई वाला भाऊ है, डर वाला भाऊ है? क्योंकि हम डर वाले, जिससे डरते हैं उसको भी भाऊ बोलते हैं, और जिससे प्यार करते हैं या अपने नागपुर की भाषा में कहें कि लाड़ करते हैं उसको भी भाऊ बोलते हैं। तो आपके साथ में ये भाऊ नाम का जो जुड़ाव है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मेरे हम उम्र वाले मेरे को मोहन बोलते हैं। मेरे को अगर जनरली आपका कहीं देखें, हम बैनर देखें तो मोहन भाऊ मते हर जगह, मतलब, और कोई भी आपको बोलता भी है तो मोहन भाऊ मोहन। नहीं, अभी ऐसा है कि कुछ ने कुछ बोलना, किसने क्या बोलना, ये तो अपन बोल नहीं सकते। मेरे को बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे मेरे को एक ही नाम से बोलेंगे, मोहन करके बोलेंगे। आप कहीं पे भी जाओ, अब जो छोटे लड़के मेरे से उम्र से 2-4-5 साल छोटे होंगे, शायद वो भाऊ बोलते। और दबंगई के कारण कोई भाऊ बोलने का सवाल नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा है, हम दबंगई के कारण किसी को भाऊ भी नहीं बोलते, ना हमारे कार्यकर्ता बोलते। हाँ, प्यार से बोलेंगे, प्यार से सब जीते। देखो आदमी को प्यार से जीत सकते, ये दबंग वगैरह आजकल के ज़माने में चलना नहीं। या हर घर में दबंग लोग हैं, या हर घर में टिट फॉर टैट वाले लोग हैं। अच्छा, इसलिए वो कोई विषय नहीं। प्यार से सब लोग प्यार से बोलते हैं भाऊ, और सब बहनें भी बोलती प्यार से भाऊ बोलती। तो ये स्नेह वाला संबंध है आपका। हाँ। जो भाऊ नाम जुड़ा है। मैं भी मेरे कॉन्स्टेंसी में कोई बहनों को कभी भाभी नहीं बोला, मैं ताई बोलूँगा, दीदी बोलूँगा, वो भी मेरे को भाऊ बोलेंगे। अब मैं ओल्ड एज होंगी, जो मेरे माता जी की उम्र की होंगी, मैं चाची मौसी ये बोलूँगा। मेरा ऐसा कार्यकर्ता करके कहीं किसी का मैंने आज तक पूरे कॉन्स्टेंसी में नहीं, पूरे शहर में किसी का मैंने एक ही नाम से कभी उल्लेख ही नहीं किया। मैं दीदी बोलूँगा या ताई बोलूँगा। अच्छा, आप जहाँ रहते हैं वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है? वो दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण और मध्य के बीच में नाला आता है, और नाले के उधर मैं रहता हूँ, नाले के इधर रहता हूँ। तो आप मध्य में रहते हैं कि आप दक्षिण में रहते हैं? आप वोटर और मतदाता मध्य के हैं। हाँ। लेकिन आप चुन के जो है वो दक्षिण से आते हैं, और दक्षिण नागपुर की जो विधानसभा सीट है उस पर लंबी आपकी जो है वो पकड़ भी हमें एक तरीके से दिखाई देती है। मोहन भाऊ, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है कि हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से आपके बारे में और जो हमारे दर्शक हैं उनको जानने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते, जिनसे हमने मनपा के मुद्दे हमारे खास कार्यक्रम में खास बातचीत की। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।